हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है घटना चक्र भारतीय आधुनिक इतिहास के तीसरे सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर से जुड़े प्रश्नों को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित इन चारों ऑप्शंस में कौन से क्षेत्र थे? तो आप पाएंगे कि रंजीत सिंह का जो शासन था यानी सिख साम्राज्य जो था वो भारतीय राज्य के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में स्थापित था। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दिल्ली नहीं आएगा, आपका काबुल भी नहीं आएगा, मकराना भी नहीं आएगा, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी, श्रीनगर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर। इससे जुड़े तथ्यों को हम लोग देखते हैं। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। देखिए, रंजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? शुकर चकिया मिसल। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि इससे जुड़े प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा है कि रंजीत सिंह को पश्चिमी दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। ठीक है, उसने 1818 में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। आप पाएंगे मुल्तान और कश्मीर जो है अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, और ये कश्मीर जो है, कश्मीर का कुछ क्षेत्र हमारे भारत में है और कुछ क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में जाना जाता है। तो आप देखेंगे 1818 में मुल्तान को जीत लिया गया, 1819 में कश्मीर को जीत लिया गया और 1834 में पेशावर को महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा जीत लिया गया। तो इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रंजीत सिंह के राज्य में शामिल था। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी आपको लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। ऐसे यदि आपसे पूछे कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी और धार्मिक राजधानी कहाँ थी, तो उस क्षेत्र में, उस पर्सपेक्टिव में आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। ठीक है, इससे जुड़े तथ्यों को हम लोग देखते हैं। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। ठीक है, वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 1798 ईस्वी में जब अफगानिस्तान के शासक थे जमान शाह, पंजाब पर आक्रमण करने के बाद जब वो वापस रिटर्न हो रहे थे तो चिनाब नदी को पार करने के दरमियान उनकी तोपें जो है चिनाब नदी में गिर गई। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह उसको निकलवा करके उनके पास वापस भिजवा देते हैं। तो इससे खुश होकर के जमान शाह जो है वो महाराजा रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे देते हैं। तत्पश्चात 1799 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं और उसके बाद उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1799 में महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर बनी। अमृतसर आपको धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और वो बना कब? 1805 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो अदालत आला की स्थापना महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा लाहौर में किया गया। कहाँ किया गया? लाहौर में। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित थी अदालत आला? यह लाहौर में थी, और महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो इसके चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया? तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा
शाह शुजा से प्राप्त की, शाह शुजा से प्राप्त की। आपको याद होगा कि 1739 में नादिर शाह जब दिल्ली पे आक्रमण करते हैं तो वहाँ से जो है कोहिनूर हीरा वो अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पुनः शाह शुजा जो है कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को उपहार स्वरूप देते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, इससे जुड़े फैक्ट्स को। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भावों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र मतलब उसका पोता शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मुहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया। ठीक है, यहाँ देखेंगे अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था, वो पंजाब प्रांत का शासक हुआ करता था। ठीक है, 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र जो है शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसका भाई जो है शाह महमूद वो शक्तिशाली बरकजी सरदार जो है फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 में शाह शुजा को विस्थापित कर देते हैं, मतलब शाह शुजा को गद्दी से उतार देते हैं तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? शाह महमूद। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी थी और इस दौरान उन्हें कोहिनूर हीरा जो है भेंट किया जाता है, किसके द्वारा? शाह शुजा के द्वारा। और शाह शुजा कौन होते हैं? अहमद शाह अब्दाली के पौत्र होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। ठीक है, ये कहा गया था महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। महाराजा रंजीत सिंह को सिर्फ एक ही आंख से दिखता था, दूसरी आंख से उनको नहीं दिखता था, जिसके कारण उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंखें की रोशनी ले ली। क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुगर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। वो 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद मतलब काउंसिल ऑफ रीजेंसी के द्वारा शासन किया गया था, जिसमें काउंसिल ऑफ रीजेंसी में कौन कौन थे? इनकी माता थी, इनके सास थे और दीवान लखपत राय थे। कौन कौन थे? इनकी माता थी, इनकी सास थी और इनके दीवान लखपत राय थे ने शासन कार्य चलाया। कब से कब तक? चूंकि 1780 में उनका जन्म हुआ था और 12 वर्ष बीतने के पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो 1792 से 97 तक वहाँ का शासन जो है एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी के द्वारा चला जाता है, जिसमें उनकी माता, सास और दीवान लखपत राय होते हैं। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया तथा 1799 में उनके द्वारा लाहौर पे अधिकार किया गया, 1805 में अमृतसर पे तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला और अंबाला पर 1808 में विजय प्राप्त की गई। ठीक है, रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि 1799 में लाहौर में पे अधिकार किया, 1805 पे अमृतसर पे अधिकार किया, उसके बाद आपको 1808 में कहाँ अधिकार किया? फरीदकोट, मालेर, कोटला और अंबाला। ठीक है, ये सारे क्षेत्र इनके द्वारा जीते गए। नेक्स्ट देखिए, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी उनके पुत्र खड़ग सिंह थे। तो 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। इनका जन्म कब हुआ था महाराजा रंजीत सिंह की? 1780 में, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1839 में। ठीक है, इसके पश्चात इनके पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा महाराजा दलीप सिंह थे। महाराजा दलीप सिंह थे, जिनके द्वारा कब से कब तक शासन किया गया? 1843 से 1849 तक इनके द्वारा शासन किया गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है सिख साम्राज्य को अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एक्चुअली में जो है 1847 से लेकर के 1849 तक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। द्वितीय
आंग्ल सिख युद्ध मतलब अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें पंजाब का जो भी साम्राज्य क्षेत्र है उस सभी पर किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद महाराजा दलीप सिंह को पेंशन दे करके ब्रिटेन में भेज दिया जाता है और पूरे पंजाब पर अंग्रेजों का शासन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ये सही है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ये गलत है। ठीक है, इनकी अंत्येष्टि कहाँ होती है? इंग्लैंड में होती है। इनकी अंत्येष्टि कहाँ होती है? इंग्लैंड में होती है। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा, गलत बात है। इन्होंने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। ठीक है, वह कभी भी रूस नहीं गए थे, ये गलत है। वो रूस गए थे, इनके द्वारा रूस की यात्रा की गई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। उनका निधन 1893 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? पेरिस में हुआ। क्लियर है? और इनका शासन कब से कब तक है? तो 1843 से 1849 तक, जो कि हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा है। देखिए, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में हो गया। शेष सभी कथन असत्य हैं। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हमने अभी देखा सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? महाराजा दलीप सिंह थे। तो पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो आप देखेंगे ये एच.एम. एलियट नहीं थे। ठीक है, एच.एम. एलियट नहीं थे और रॉबर्ट मोंटगोमरी नहीं थे। सर हेनरी लॉरेंस थे और जॉन लॉरेंस थे। ठीक है, यहाँ देखिए, पंजाब की ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। आपको याद होगा कि 1847 से 49 का जो युद्ध हुआ था, इस वक्त भारत में इस वक्त जो है गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, तो कह रहा है कि इनके द्वारा जो है 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस तथा चार्ल्स ग्रेनविल मानसेलो को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.एम. एलियट तथा रॉबर्ट मोंटेगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो जब पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया तो उस पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? तो आप पाएंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर जो है वो उसमें अंग्रेजों की हार होती है और मैसूर शासक हैदर अली विजयी होते हैं। तो इसको हम लोग एक बार फैक्ट्स को देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था। हैदर अली जो थे वो मैसूर के शासक थे। कहाँ के? तो मैसूर के शासक थे। निजाम मराठे तथा अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिकूट में सम्मिलित हुए थे। मतलब आप देखेंगे एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ हैदर अली थे, मतलब मैसूर के शासक थे। तो अंग्रेजों का साथ कौन कौन दे रहा था? तो हैदराबाद के निजाम दे रहे थे और दक्कन में जो मराठा साम्राज्य था वो मराठा शासक दे रहे थे। तो अंग्रेज का साथ ये दोनों दे रहे थे और हैदर अली इकलौता थे। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि हैदर अली बहुत ही अ, राजनीतिक के ज्ञानी व्यक्ति थे। कूटनीति का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। तो वो क्या करते हैं, वो मराठा को अपनी तरफ मिला लेते हैं। कैसे? उनको धन देकर, ठीक है, उनको प्रलोभन देकर मराठा को अपने तरफ मिला लेते हैं। निजाम को भी वो मिलाने का कोशिश करते हैं, लेकिन निजाम अंततः वो हैदर अली के साथ नहीं मिल पाते हैं। तो अंग्रेज और
निजाम एक साथ रहते हैं और हैदर अली और मराठा एक साथ लड़ते हैं, जिसके पश्चात अंग्रेजों की हार हो जाती है। तो पढ़ते हैं हम लोग। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिकूट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। ठीक है। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में चूंकि ये निजाम अंग्रेज की तरफ थे, तो अंग्रेज की तरफ ही चले गए फाइनली। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उनकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको क्या मिला होगा कि अंग्रेजों का साथ निजाम और मराठा दे रहे थे और इधर हैदर अली अकेले थे। लेकिन हैदर अली काफ़ी सूझबूझ वाले इंसान थे, उन्हें कूटनीति का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, जिसके कारण से उन्होंने ये त्रिकूट जो है ना, इनको भंग करने का कोशिश किया और मराठों को धन का लोभ देकर के अपनी तरफ खींच लिया और निजामों को प्रदेश का लोभ देकर के अपनी तरफ खींचना चाहा, लेकिन वो अंततः अंग्रेजों के साथ ही बने रहे। उसके बाद युद्ध होती है और युद्ध के दरमियान क्या होता है, हैदर अली जो है बहुत ही बहादुर शासक थे, तो इनके द्वारा जो है अंग्रेजों का जो क्षेत्र है मैंगलोर, मैंगलोर पर अधिकार कर लिया जाता है और जो हैदर अली की सेना है वो मद्रास तक पहुंच जाती है। यह देखकर अंग्रेज बहुत परेशान हो जाते हैं और अंततः हैदर अली की शर्तों पर जो है मद्रास की संधि करके युद्ध को समाप्त करते हैं। ठीक है, यानी मैंगलोर की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। तो यहाँ से आपको 3 फैक्ट पूछ सकते हैं कि कब हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो 1766 से 1769 के बीच। ठीक है, और कौन कौन था, तो अंग्रेज और किसके बीच, हैदर अली के बीच। ठीक है, और इसमें कौन जीता, तो हैदर अली जीतते हैं। किस संधि से समाप्ति हुई इस युद्ध की, तो मद्रास की संधि से। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। तो डिंडीगुल मैसूर में 1755 में हैदर अली के द्वारा शस्त्रागार की स्थापना की गई। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासन बन गया और 1777 में उन्होंने पुरसीन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश गवर्नर जिसने हैदर अली को पोर्टा नोवा के युद्ध में हराया। हैदर अली को पोर्टा नोवा के युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल के द्वारा हराया गया, तो वो है कौन, सर आयरकूट। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टा नोवा के युद्ध में 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो टीपू सुल्तान जो है अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में को बनाते हैं और वहाँ पे जैकोबियन क्लब की स्थापना करते हैं और साथ ही साथ उसका सदस्य बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने फ्रांस के संधि के रूप में एक जैकोबियन ट्री भी लगवाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए, तो ये किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। ये किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। देखिए क्या होता है कि जब सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो टीपू सुल्तान उस युद्ध में शामिल होते हैं और उसके बाद टीपू सुल्तान क्या पाते हैं कि हमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए दूसरे शासकों का सहयोग लेना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस कारण ये क्या करते हैं, विभिन्न शासकों से दोस्ती करना चाहते हैं ताकि उनकी सहायता हो सके। इसके लिए वो विभिन्न शासकों के पास दूतावास स्थापित करते हैं, साथ ही साथ विभिन्न देशों से वो संधि करते हैं और इस क्रम में उनके द्वारा विभिन्न देशों में दूतावास स्थापित किया जाता है, जैसे ईरान में, कुस्तुनतुनिया में, ठीक है, फ्रांस में दूतावास स्थापित
किया जाता है। तो किनके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा। क्यों? तो विदेशी शासकों एवं भारतीय शासकों से सहायता प्राप्त करने के लिए। किसके विरुद्ध? तो अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है। तो टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पे हराया था? तो आप पाएंगे पोल्लीलूर। पोल्लीलूर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है मराठा और निजाम के साथ एक समझौता कर लिया, साथ ही साथ फ्रांसीसी सहायता का भी वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। तो इसमें क्या पाएंगे आप कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है सबसे पहले मराठा और निजामों को एक साथ कर लेते हैं, साथ ही साथ फ्रांसीसी जो शासक थे उनको भी एक साथ कर लेते हैं। तत्पश्चात 1780 ईस्वी में अर्काट पर अधिकार करते हैं। उसके बाद टीपू हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर में भी हरा देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजों ने श्रीरंगपत्तनम की संधि किसके साथ की? तो श्रीरंगपत्तनम की संधि जो है तृतीय थर्ड एंग्लो मैसूर वार के खत्म होने के पश्चात की जाती है और इसमें अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच होती है। और इसमें आप पाएंगे तो इसका आंसर आपको हो जाएगा टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो उसमें टीपू सुल्तान की लगभग आप माने तो हार होता हुआ प्रतीत होता है। इसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान को जो है अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता है और साथ ही साथ युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेज को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। मतलब क्या साथी? यहाँ साथी से क्या संदर्भित होता है? साथी मतलब होता है फ्रांसीसी शक्ति। साथी मतलब फ्रांसीसी शक्ति। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी कंपनियों का सहयोग प्राप्त था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो आप पाएंगे कि 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुए, तो गलत है क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है, हैदर अली की विजय होती है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, ये भी आपको गलत है। द्वितीय मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली की हार हो जाती है, हैदर अली की मौत हो जाती है, हैदर अली शहीद हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आप पाएंगे कि टीपू सुल्तान की हार होती है और श्रीरंगपत्तनम की संधि की जाती है जिसके द्वारा टीपू सुल्तान को अपने साम्राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ता है, साथ ही साथ युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपया अंग्रेजों को देना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ जब तक वो 3 करोड़ रुपया अंग्रेजों को नहीं देते हैं तब तक उनके 2 पुत्रों को अंग्रेजों के द्वारा बंधक बना लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, तो ये सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है और इसमें क्या होता है कि टीपू की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर बरेलास थे। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। यह युद्ध 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि
के द्वारा समाप्त हुई। आपको ये इंपॉर्टेंट है, कब युद्ध हुआ, ठीक है, किस संधि से समाप्त हुआ। यहाँ भी देखिए प्रथम युद्ध कब हुआ, 1767 से 69, और किस संधि से, तो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। नेक्स्ट है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्रयास करने का प्रयत्न किया। आप पाएंगे कि दूसरे देशों से सहायता प्राप्त करने के लिए टीपू सुल्तान के द्वारा दूतावास की स्थापना की गई। देखिए तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी को श्रीरंगपत्तनम की संधि द्वारा समाप्त हो गया। तो तृतीय युद्ध कैसे समाप्त हुआ, श्रीरंगपत्तनम की संधि, ठीक है। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेजली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपत्तनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। कुल मतलब उसके वंशज को, उसके वंश के सभी सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। हमें सुमेलित करना है। तो देखिए इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो इलाहाबाद की संधि आप पाएंगे बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। तो ये आपको 1765 में होगा। इसमें आप क्या पाएंगे कि जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट, उनके द्वारा क्या किया जाता है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी जाती है। अब देखिए मद्रास की संधि कब होगी, तो मद्रास की संधि जो है आपको मंगलौर की संधि द्वितीय युद्ध के बाद होती है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद होती है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 80 से 84 के बीच में। देखिए आप अभी हमने देखा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये रहा आपका 80 से 84 के बीच में, ठीक है। तो आपको युद्ध मंगलौर की संधि कब हो जाएगी, ये 1784 में। मद्रास की संधि कब होगी, मद्रास की संधि आप पाएंगे कि युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद होता है, तो 67 से 1769 होगा, यानी समथिंग 69 में हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3। अब सलवाई की संधि कब हो जाएगी, 1782। तो यहाँ पे आप पाएंगे ए का क्या है 4, बी का हो गया 2, सी का हो गया 1, डी का हो गया 3। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी, ठीक है। ये देखिए 4 दिन का जस्ट अंतर था। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अब अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुई थी। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 ईस्वी के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। सलवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बाद महादजी सिंधिया के मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 में हुई थी, ठीक है। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बाद 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई। अब एक फैक्ट आपको जानना बहुत जरूरी है कि सलवाई की संधि जो है क्यों हुई थी। आप पाएंगे जब 1767 से 1769 में जब आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो इसमें मराठों के द्वारा हैदर अली की सहायता की जाती है, जिससे अंग्रेज नाराज होकर के 1775 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं, ठीक है। जिसकी समाप्ति किस पे होती है, सलवाई की संधि के द्वारा होती है, और इसमें मध्यस्थता कौन करते हैं, महादजी सिंधिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ पे, तो वो मेरठ के सरधना में। बेगम समरू 1750 से 1836 ईस्वी ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है, ऐसा कथन जो सही नहीं है। तो अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी, ये कथन आपका गलत है, ये कथन गलत है, ठीक है। तो यही हमको कौन सा बताना था, सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, ठीक है।
आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणितों के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया, सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, तो सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कथन चुनना था जो सही नहीं है, तो सही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। रंजीत सिंह ने तोप खाने पर अधिक बल दिया। लाहौर तथा अमृतसर में तोपे, गोला और बारूद कारखाने बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई। ठीक है, जयपुर, दिल्ली और बनारस में। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान को नहीं बल्कि मुर्शीद कुली खान को है। मुर्शीद कुली खान कौन थे, तो आप पाएंगे कि मुर्शीद कुली खान बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। हमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, ऐसा कथन जो सही है। तो आप क्या पाएंगे, क्वेश्चन नंबर ये आंसर 3 सही है। क्यों सही है, देखिए, प्लासी का युद्ध जब हुआ था 1757 में, तो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला की हार होती है, क्यों हार होती है, क्योंकि उनके जो सेनापति थे मीर जाफर, वो अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं। उनके सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ और दीवान जो थे वहाँ के राय दुर्लभ, दोनों अंग्रेजों से मिल जाते हैं, इसके कारण से उनकी हार हो जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, केवल 3 यानी बी हो जाएगा। अब देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, गलत है। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, और वो हुआ था 1799 में। और यहाँ पे पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, मराठा के बीच हुआ था, ना कि इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो यहाँ से ये गलत हो गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तृतीय लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया था। जैन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही ऐसा कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया था। मतलब अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण था वो इतना घातक था कि महाराष्ट्र में लगभग परिवार ऐसे थे जिनके कोई न कोई संबंधी उस युद्ध में मारे गए थे, और कुछ परिवार तो ऐसे भी थे जिनके पूरे मेंबर्स जो है युद्ध में मारे गए थे। 1790 से 92 ईस्वी में हुए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। 1790-92 में जो तृतीय युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें आप पाएंगे कि टीपू सुल्तान का जो आधा साम्राज्य है वो अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, श्रीरंगपत्तनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई। पलासी के युद्ध 1757 में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र प्रमुख थे, अतः केवल तीसरा कथन ही सत्य है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आज का ये सेशन क्षत्रिय राज, पंजाब और मैसूर को फिनिश किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।